कमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम ऑफिस कार्यालय में आप सभी मीडिया साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जो करनाल से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, चुनाव हो चुका तो परिणाम आना है, वो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस बीच मैं जवाहर यादव भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं। मेरे मित्र अरविंद सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के हरियाणा के प्रमुख हैं। शर्मा जी अभी हमारे उपाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष बाहर होने के कारण वो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, पहला विषय तो मैं एक दुखद समाचार हमारे लिए है, उससे शुरू कर रहा हूं। हमारे एक विधायक बादशाहपुर के श्री राकेश दौलताबाद हमारे एक विधायक राकेश दौलताबाद, एक बहुत ही दुखद समाचार ये है कि जिस दिन पोलिंग का दिन था 25 मई को ही प्रातःकाल उनका दिल का दौरा पड़ने के कारण से देहांत हो गया। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोगों के जैसे प्रतिनिधि थे, सब लोगों को, परिवार के लोगों को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे, इस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति उनको मिले। मित्रों, जैसा 25 मई चुनाव का दिन था, चुनाव समाप्ति के बाद सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक आंकलन करते हुए और कल हम लोगों ने 27 तारीख को अपनी एक रिव्यू मीटिंग की और उस रिव्यू मीटिंग के आधार पर मैं आप लोगों के सामने जो विषय रख रहा हूं वो ये है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल की विधानसभा सीट 11 के 11 कमल खिलाकर हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये अलग बात है कि मार्जिन वेरी करता है, अलग अलग जो कॉर्नर से रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ज़्यादा मार्जिन है, कहीं कम मार्जिन है, और न केवल पार्टी के लोगों की ओर से बल्कि इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोगों से भी हमने जो जानकारियां ली हैं उसमें 100% रिजल्ट ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहा है। चूँकि बहुत ऐसे विषय हैं जो चुनाव के दिनों में एक आरोप प्रत्यारोप के रूप में भी लगे हैं। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस एक प्रकार से हार का जो एक मुख्य कारण उनका, उसके कारण से बौखलाई बातें उन्होंने की हैं। देश भर की बातों में भी उनके नेताओं ने उसी प्रकार से कहा और हरियाणा के बारे में भी इसी प्रकार की जो हरियाणा के नेता हैं उन्होंने कहा है। देश भर में तो अभी तक 6 चरण हो चुके हैं, 7वां एक चरण बाकी बचा है 1 जून को, और इन 6 चरण में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम 360 और 370 के आसपास पहुंचे हैं, यानी एनडीए मिलाकर। और 7वें चरण में मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से 400 को पार करेंगे। उसके बहुत बड़े सॉलिड रीजन है, कारण है। बड़ा कारण तो ये है कि मुख्य रूप से 2 ग्रुपों में ये प्रतियोगिता चल रही है। इसको चुनाव कहें, लड़ाई कहें, युद्ध कहें, प्रतियोगिता कहें, कुछ भी कहें, जिसमें एनडीए की तरफ का हमारा एक निश्चित सारा सिस्टम देश भर की जनता को पता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन हमारी टीम है, कितने हमारे दल हैं, कौन उसमें डोमिनेट कर रहा है। जहाँ दूसरे दल का जो प्रश्न है यूपीए का, तो यूपीए में यानी कोई अपना एक सर्वमान्य नेता वो चुन नहीं सके हैं, और उसका सीधा कारण ये है कि मत भिन्नता इतनी ज़्यादा है कि वो दल कहीं कहीं मिलके भी लड़ रहे हैं, कहीं कहीं आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अगर वो हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं तो दिल्ली में आमने सामने लड़ रहे हैं। इस प्रकार से और अन्य प्रांतों में अन्य पार्टियों के भी ऐसे विषय हैं, कोई किसी प्रकार का सामंजस्य उनका दिखाई देता नहीं है। नेता के नाते हर किसी के मन में लार टपक रही है कि जैसे कल ही
यूपीए जीत करके और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस प्रकार का विषय ये हम सबको ध्यान में है। और जहाँ तक इश्यूज का विषय है, हम लोगों ने, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो नेशनल इश्यूज पर ये चुनाव हमारा दायित्व भी है और लड़ना भी इसीलिए चाहिए दुनिया को नेशनल इश्यूज का पता लगे। अन्यथा लोकसभा का चुनाव हो और उसको गली मोहल्ले पर लाके खड़ा किया जाए तो ये अपने आप में लोकतंत्र के साथ धोखा है। हाँ, जब कभी चुनाव विधानसभा के होंगे, जब कभी चुनाव लोकल बॉडीज के होंगे तो उन विषयों को वहां रखना ही चाहिए। लेकिन आज देश में, पूरे देश का स्थान दुनिया में क्या बना है, हमारे देश के लोगों में कितना अपने आप में विश्वास जागा है, चाहे वो राम जन्मभूमि का विषय हो और चाहे धारा 370 का हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे गरीबों के लिए स्कीमें बनाने की बात हो, उसमें आयुष्मान की बात है, उसमें हर घर में जो सुविधाएं दी गई गरीब परिवारों में, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बना के दिया, घर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया और गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड जिसकी गारंटी सबकी दी है। और इसी प्रकार से किसानों के लिए, किसानों की भी जैसा एमएसपी है, जैसा किसान सम्मान निधि है। अब किसान सम्मान निधि विषय ऐसा है जो कहीं मांग नहीं आई थी, लेकिन एक संवेदनशीलता के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़ करके कि किसान, खास करके छोटा किसान, उसको ये राहत 6,000 रुपए की साल की अगर मिलती है तो अपना बीज खरीद सकता है, खेत में कोई खर्चा होता है उसको अपना पूरा कर सकता है, छोटे छोटे खर्चे उसके पूरे करके और बाद में फसल का पूरा जो पैसा है वो अपने घर ले जा सकता है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। हमने उसमें स्टेट की ओर से भी बहुत चीजों को यानी एड ऑन किया है। जैसा ये हमारा आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हरियाणा ने भी 1,20,000 के बजाय 1,80,000 लिमिट करके और चिरायु हरियाणा ये योजना आगे बढ़ाई कि हम इनको भी प्रदेश की ओर से इसका जो सारा खर्च है वो वहन करेंगे। यहीं तक नहीं रुके, 1,80,000 से 3 लाख तक इसमें एक नॉमिनल 1,500 रुपये साल का लेकर के और वो 5 लाख का बीमा उनका भी किया। और अब तो उसके बाद जो हमने घोषणा कर रखी है चुनाव शुरू होने से पहले, नोटिफाई अभी होनी है वो, लेकिन उसमें एक प्रकार से इसको यूनिवर्सल कर दिया कि सब लोग 5,000 रुपये का एक प्रीमियम दे करके और अपने आप को उसमें जोड़ सकते हैं, कोई आयु का हिसाब नहीं है। तो ऐसी योजनाएं बहुत बनाई हैं। जहाँ तक आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों का है, उसमें इंडिविजुअल के लिए 5 लाख रुपए का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का, वो भी हमने अपने संकल्प पत्र में ये जारी कर चुके हैं। तो ऐसी लोकहित की योजनाएं, ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी, अमित शाह जी, इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या कि अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए। राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया और 370 का जो अमेंडमेंट है वो सरकार लेके आई और किसी ने, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें आज प्रसन्न हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम देश की मुख्य धारा में आ गए। जो वहाँ के लोकल लीडर्स जो अन्याय करते थे उस अन्याय से वो बच गए। सरकारी खर्चा जितना दिखा दिया जाता था, कोई ऑडिट नहीं होता था, वो ऑडिट वहाँ होने लग गया। एससीज को जो रिजर्वेशन वहाँ होता नहीं था, वो एससीज को रिजर्वेशन मिलने लग गया। नौजवानों को रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को वहाँ जाने का मौका, ये सब मिले हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय को सराहती है। जो कांग्रेस के लोग यानी मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चलते हैं, आखिर उनके प्रति अगर उनकी बहुत ज्यादा लगाव और सहानुभूति होती तो मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अन्याय लगातार न चलता, जो अन्याय 3 तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था। मोदी जी ने उसको समाप्त किया। मेरा कहना कि यह है कि मुद्दे राष्ट्रीय थे और इन लोगों ने जानबूझ करके और छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के आए कि जनता को हम कैसे बहका सके, कैसे उनको झूठ बोल करके उनको आकर्षित कर सके। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला, नौजवान, बेरोजगार उसके खाते में डालेंगे।
जिसका उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं ऐसा उनसे पूछता हूँ, मेरा प्रश्न है कि कभी हिसाब किताब तो पढ़ा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत। अगर हिसाब किताब लगा लें तो ऐसी जनता 130 करोड़ में से अगर मानो 40% भी हो तो 52 करोड़ बनती है। अगर यानी 40%, अगर 30% भी कर लें तो ये 40 करोड़ बनती है। 40 करोड़ लोगों को अगर 1-1 लाख रुपया दे दिया तो कितना चला जाएगा? 40 लाख करोड़। और देश का बजट आज कितना है? इस साल में बजट तो भी पेश हुआ है, टोटल बजट 48 लाख करोड़ है। अगर 48 लाख करोड़ में 40 लाख या 52 लाख करोड़ केवल एक स्कीम में देने के लिए तैयार हो गए हैं तो भाई ये तो कोई भी सरल आदमी पूछेगा पैसा लाओगे कहां से? अगर एक ही स्कीम के ऊपर देश ने चलना और बाकी सारा देश बंद करना है तो देश बंद नहीं होने वाला, इनकी दुकान जरूर बंद है। तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे किस्से इन लोगों ने लोगों को सुनाए हैं। अब आम आदमी भ्रमित होने में थोड़ा उसको लगता है कि शायद 1 लाख मिल रहा है। इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम युवकों को 72,000 रुपया मिनिमम आय की गारंटी देते हैं, यानी अगर नहीं भी वो कुछ करता होगा तो 72,000 रुपया उसके खाते में जाएगा। उस 72,000 को उन्होंने 1 लाख किया, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हम युवाओं को तो स्किलिंग कराएंगे, उनको स्किलिंग करा के उनको लोन देंगे, इंटरेस्ट माफ करेंगे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए उन्होंने लोन के रूप में मुद्रा स्कीम चलाई, 10 लाख, अभी नए अगले 5 वर्ष के लिए 20 लाख कर दिया। छोटे छोटे रेडी फेडी वाले उनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, अब 1 लाख कर दिया कि उनको जितनी आवश्यकता है बिना इंटरेस्ट के वो भी देंगे। स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को लखपति दीदी, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका उत्पाद वो जो बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, कोई खिलौने बनाता है, कोई घर के सामान, कपड़े का सामान है, कोई बुनाई है, कोई कढ़ाई है, या कोई खाने की चीजें, कोई बिस्कुट बनाते हैं, कोई मुरब्बा बनाते हैं, कोई अचार बनाते हैं, इन सब की बिक्री की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे कठिनाई काम है वो मार्केटिंग की है। तो इसके लिए हमने हरियाणा में तो घोषणा कर दी है, साझा बाजार बनाएंगे, और साझा बाजार में महीने भर का उत्पाद वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बुक करेंगे तो शहर में सारा उनका बिक सकता है। तो ऐसे सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को बिक्री के नाते अगर उनकी बिक्री होती है 1 लाख से 2 लाख रुपए साल का, ये कमाएंगे। उनको लखपति बनाना है, लेकिन कमा के बनाना, मुफ्त में दे करके लखपति बनाना, उससे स्वाभिमानी व्यक्ति तो कभी आगे आता ही नहीं है। ऐसे ही ड्रोन दीदी, ये जो कंसेप्ट है कि ड्रोन की सिखलाई, स्किलिंग, ये महिलाओं की कराएंगे कि उस ड्रोन के कारण से आज बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण से ड्रोन का उपयोग अब हर जगह हो गया। फंक्शंस में, शादियों में, कहीं जुलूस निकलते हैं, कहीं जलसे होते हैं, ट्रैफिक के लोग, पुलिस उसका उपयोग करती है। अब तो इस प्रकार की हर चीज की फोटोग्राफी के लिए ड्रोन एक अच्छा मेथड आ गया कि जिसका सरकार भी जगह जगह उपयोग करती है। तो केवल इतना ही है कि ड्रोन को सिलाई करना और खेतों में मानो दवाई छिड़कनी है, खाद छिड़कना, नैनो यूरिया, वो ड्रोन से छिड़का जाएगा। पहले तो किसान जो है अपने कंधे पर या पीठ पर टैंकी बांध करके उसको चलाता रहता, छिड़कता है। अब उनको आवश्यकता नहीं है, ड्रोन उसका एक साइज के हिसाब से कैपेसिटी उसमें डालो, लिक्विड डालो, उसको उड़ाओ और सारे एकड़ में 10 मिनट में छिड़क के आ जाएगा। अब तो ड्रोन आगे आगे टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई है कि अगर 20 मंजिला मकान पर किसी व्यक्ति को सामान मंगवाना है, बजाय वो आदमी को नीचे भेज करके और दुकानदार को किराने की दुकान या सब्जी की दुकान भेजेगा, केवल वो मैसेज देगा और दुकानदार अपने ड्रोन से उस सब्जी को डालेगा और 20वीं मंजिल पर देकर वापस आ जाएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी का आधार बनेगा, नए नए अवसर ऐसे रोजगार के बनेंगे। लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये योजनाएं भरपूर, चाहे वो स्टैंड अप है, स्टार्टअप है, ये सारी योजनाएं बनाई है। उसमें से अप्रेंटिसशिप, हमारा हरियाणा में देश भर के अंदर अप्रेंटिसशिप का जो प्रयोग चल रहा है, उसमें एक बड़ी संख्या में, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर गवर्नमेंट का ऑफिस 5% लोगों को अप्रेंटिसशिप रख सकता है बिना किसी एग्जाम के। केवल एग्जाम दे के आओ अपना, और अप्रेंटिसशिप में 6 महीने का उनका अप्रेंटिसशिप रखो और जाओ। तो इस प्रकार की सारी चीज। अब इसी प्रकार से झूठ उनका जो शुरू हुआ है वो है अग्निवीर का, कि हम आएंगे अग्निवीर बंद करेंगे। अरे भाई, अग्निवीर में बड़ी संख्या में नौजवानों को एक डिसिप्लिन, एक उनमें देशभक्ति की भावना, एक ईमानदारी का भाव,
ये आएगा, उसके बाद नागरिक बनते हैं, तो वो नागरिकता इस देश के यानी सिस्टम को ही बदल देगी। उदाहरण के लिए इजराइल, अब तो सबको पता लग गया, पहले नहीं पता होता था, अब चूंकि इसके बदले में उदाहरण देना पड़ता है हमको। इजराइल के हर युवा को 3 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है, हर युवा, हर वहाँ की जो बेटी है, लड़की है, उसको 2 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है। उसके बाद आकर के अपना जो उनकी सिविल लाइफ है उसमें वो काम करते हैं। जिन्हें आर्मी में रहना चाहते हैं उनको रखते हैं, बाकी को सिविल लाइफ। तो यहाँ भी 25% आर्मी में ही रहेंगे, 75% को आकर के सिविल लाइफ में, और फिर उसमें ट्रेनिंग, पढ़ाई उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, जो काम ट्रेड उनको वहाँ आर्मी में दिया जाएगा उसकी ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के आधार पर यहाँ सिविल में आकर के अपना काम करेंगे। आर्मी में तो जितने जाने उतने जाने ही हैं। अगर मानो आर्मी में साल के 10,000 लोग जाने हैं, अब 10,000 आर्मी में रखने के लिए 40,000 भर्ती करेंगे। 10,000 आर्मी तो एज इट इज जैसे जाएंगे वैसे रहेंगे, 30,000 वापस आके सिविल लाइफ में काम करेंगे। अब वो क्या करेंगे, इसके बारे में अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो अपनी अपनी स्कीम बनाई है उन्होंने। आपको जानकारी है कि नहीं है, शायद याद आ ही जाएगा। मैंने 15 जून 2022 की घोषणा की थी, हरियाणा का अग्निवीर का जो बालक है, जो नौजवान 4 साल के बाद आएगा, उसको गारंटेड जॉब दिया जाएगा। ये गारंटेड जॉब की बात मैंने कही उस समय, मैंने आंकड़े भी लिए। अभी तक हरियाणा के 2000 नौजवान ही आर्मी में जा रहे हैं हर साल, 10,000 सारे देश में से जा रहे हैं। एक प्रारंभ में एक प्रयोग है। 2000 में से मानो 500 तो वहां रह ही जाएंगे, 1500 आएंगे ना। अब 1500 लोगों को हमने ग्रुप डी, बी, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, उसके अलग अलग पैरामीटर बना दिए। डी का तो गारंटेड जॉब है ही है, लेकिन उसके आगे भी जो बाकी युवा हैं उनके साथ उनको प्राथमिकता देकर के उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिला करके ऐसा नहीं कि वो आगे सड़क पर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद और साथ में उनको वहां से 4 साल के बाद आने के बाद पैसा भी मिलेगा। उस पैसों को ला करके स्वयं रोजगार करने का भी उनके लिए रास्ते खुलेंगे। ट्रेनिंग भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, तो स्वयं रोजगार भी आखिर युवा ऐसे ही करते हैं। तो बड़ी संख्या कोई 1500 हरियाणा के लिए ऐसा नहीं है। 1500 लोग आज भी हम ग्रुप डी में कुछ भी नहीं होगा तो हर साल 7-8 हजार लोग लेते हैं। तो 1500 अगर वो आते हैं तो बाकी तो खुला है ये रास्ता। उसमें से सी में भी जाएंगे, बी में भी जाएंगे, ए में भी जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो आना चाहेगा सरकारी नौकरी में उसके लिए गारंटेड जॉब है। हाँ, आने की इच्छा नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है। इस प्रकार से जो इनके जो झूठ बोलने वाले विषय हैं इसको जरूर हमने निकाला भी है, उठाया भी है। चुनाव के संबंध में जो बात मुझे बतानी है वो ये, चुनाव सामान्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके। लेकिन कुछ स्थानों पर, खास करके मैं नाम लेके कहूंगा, कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग भी कराई है और उस बोगस वोटिंग को हमने सख्ती से रोकने की कोशिश की है। फिर भी चूंकि हर बूथ पर पर्याप्त पुलिस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो उनको मौका मिलता है तो हमें कुछ बोगस वोटिंग करने का जो समाचार मिले हैं। अभी ठीक है कि उसको आज चैलेंज करने का समय भी निकल गया, चैलेंज करते भी नहीं है, लेकिन पहले जितनी होती थी उससे कम हुई है, फिर भी हुई है। इसका भी एक संज्ञान हम आगे भी लेंगे, इस प्रकार से ना हो। एक बात मुद्दा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही, अभी कल ही कही, क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया है, नोटिस दिया है। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहां कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए, मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है क्या
खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, तो बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी, तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं। ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है, और उन 4 में ग्रॉस इंडिसिप्लिन किया। नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ। वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े, उसको आकर्षित करने के लिए। और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा, तो जिसके कारण से वो वोटर खिन्न हो जाए। अभी एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसके कारण से 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों की रुक गई, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। जो चीज आचार संहिता 16 मार्च को थी, 16 मार्च के बाद 4 जून तक कोई नया सर्कुलर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना है या इस प्रकार का कोई आपात स्थिति आ जाए उसके लिए सरकार कर सकती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन का कोई नियम इम्प्लीमेंटेशन भी जो पहले हो रही है, नई इम्प्लीमेंटेशन आचार संहिता से लेकर के और आचार संहिता समाप्ति तक कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे 4 लोग जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि वो चालू हो गई है, लेकिन उनको परेशान करने का काम 4 लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। अब मुझे एक जगह पर, शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहां कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते। आप आचार संहिता से पहले करो या समाप्ति के बाद करो। ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन, उनके ऊपर भी तलवार लटकेगी। वो हमने लिखा है आचार चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो तो आप जान ही सकते हैं, राजनीतिक एफिलिएशन, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो इसमें से अपना पल्ला झाड़ा कि कोई आदमी, कोई सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाँ उसका वोट देने का अधिकार है, जिसको देना दे, लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती है। और हमने तो ये सिफारिशें दुनिया भर की बंद इसीलिए की हैं, वरना जो सिफारिशी राज्य में नौकरी कर लगता है वो उन्हीं के बस्ते उठाता, उन्हीं के लिए भीड़ इकट्ठी करता और चुनाव में उन्हीं की सहायता करता। अच्छा सर, जो बोगस वोटिंग की बात की है, कौन सी लोकसभा में या फिर कौन सी विधानसभा में होनी चाहिए, बता दीजिए। मोटे रूप से ये रोहतक, सिरसा, इनमें से ये विषय आ रहे हैं। चलो फिर एक बार एक दो विषय और हैं। तो मैं इस बात में मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको तकलीफ हुई तो क्यों हुई। उनको तकलीफ इसलिए हुई कि उन्होंने इसमें कराया है, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे, और बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया। तो ऐसा कर्मचारियों का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को अपने संवारने के लिए किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। एक बात जो मुझे ध्यान में आई है कि जातिगत राजनीति इस प्रदेश में बहुत और प्रदेशों में भी बहुत पहले थी, लेकिन पिछले 10 सालों में धीरे धीरे अब ये कम हो रही है। इस बार हमको काफी कम देखने को मिली है कि जातिगत जो एकदम वर्टिकल डिवीजन था वो इस बार उतना ज्यादा, खास करके यंग कैडर में वो नहीं हुआ है। यंग कैडर ने इस बार जो अपने मन से जिसको वोट देना था दिया है, वरना तो बुजुर्ग और यंग सब एक मुश्त होकर के एक साइड में जिधर जाना होता जाते रहे। अब उसमें मैंने तो खुले मंचों से कहा कि 3S का, 3C का हम सवाल करेंगे, करप्शन, क्राइम एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हमने 2014 में ही हरियाणा 1, हरियाणवी 1 ये कह के शुरू की थी। करप्शन और क्राइम के खिलाफ तो हम पहले से काम कर ही रहे हैं, उसका असर इस बार हमको देखने को मिला। मित्रों, मोटे रूप से तो ये सब विषय थे। कुछ किसानों के बारे में, जो किसानों का मुखौटा उड़ करके कुछ जगह पर हमको मिले, उसका भी मैं पहले कह चुका हूँ, कह कर देता हूँ कि किसान विरोध नहीं है,
कि किसानों का कुछ लोग मुखौटा ओढ़ करके, जिनका एक वैचारिक दृष्टि से ही वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा करने की फिराक में रहते हैं, और खास करके वामपंथी विचार के लोग हरियाणा में बहुत कम हैं, फिर भी कहीं कहीं ऐसा दिखा है। चाहे वो करनाल में एक दो गांव में दिखा, मुझे सिरसा में कुछ गांव में दिखा है, लेकिन बाकी जगह नहीं है। रोहतक में देखा हमको, ना सोनीपत में देखा, ना कहीं, हाँ अम्बाला में एक दो जगह दिखा है। तो खास करके जो पंजाब के साथ लगती बेल्ट है, इस बेल्ट में कुछ सिखों का लबादा पहन करके, कुछ किसानों का मुखौटा डाल करके, मैंने खुले रूप से बताया, कोई किसान हमारे सारे सिस्टम से नाराज नहीं है। किसान आज जितना हमारी पॉलिसी से सहमत है, कांग्रेसी पॉलिसी कभी हुआ ही नहीं है। बिजली पानी की बात कहीं कहीं, क्योंकि गर्मी इतनी थी, आज भी है, तो ये जो 7 दिन का या 10 दिन का, क्या इसको नाम दे रहे हो, नौतपा, तो ये संयोग से 25 मई को ही शुरू हुआ। तो ये मई का आखिरी सप्ताह पानी के लिए, बिजली के लिए ये संकट रहता है। बहुत हमने डिपार्टमेंट के साथ, थोड़ा इतनी तो सुविधा लोगों को मिले, हम कह ही सकते हैं, उन्होंने कहा कि इस सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। अपनी ओर से सब कोशिश की है, फिर भी ये गर्मी केवल हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं है, देशव्यापी इस समय गर्मी का इसमें चल रहा है। कल तो 49.5 डिग्री मैंने सुना है, हाँ, तो 49.5-50 डिग्री कहीं टेम्परेचर मैंने अभी अपनी लाइफ में नहीं सुना। 47-48 तक सुनते थे। अफ्रीकन देशों में तो 51-52 भी जाता है। इसलिए इस विषय पर भी कुछ लोगों ने राजनीति करनी शुरू की। दिल्ली के लोगों ने कहा हमारा पानी बंद कर दिया। पहली बात तो यह है कि कोई पानी बंद नहीं हुआ, जितना शेयर उनका है, शेयर में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आदेश दिया हुआ है, 719 कुछ क्यूसेक उनका शेयर है, और 1050 क्यूसेक हम उनको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है कि 2 रिजर्वायर हैदरपुर और वजीराबाद, दोनों रिजर्वायर भर के रखने हैं। अब दिल्ली सरकार क्या करती है, उसको भरने के लिए जो पानी जाता है उसको पहले से ही नई और नरेला के आसपास काट करके और दूसरी साइडों में निकालते हैं ताकि वो भर ना सके। तो ये हमने उनको बता दिया कि हमारा टोटल दोनों को भरने के लिए इतने क्यूसेक पानी है, उसको हम लगातार देते हैं, आज भी देते हैं, और उससे ज्यादा अगर पानी मानो बरसात के दिनों में होता है तो उनकी डिमांड पर हम देते भी हैं। अगर बरसात में तो बजाय वो लेते भी नहीं है, हाँ, बरसात के दिनों में लेते भी नहीं है। हम तो चाहते हैं ले जाए, तो वो पानी जितना फिर होता है जमुना में जाता ही है। लेकिन ये पानी की राजनीति दिल्ली की ओर से शोभा नहीं देती, तो इस नाते से इसको भी मैं कंडम करता हूँ। एक विषय सरपंचों का भी आया मेरे सामने। सरपंचों की कार्यप्रणाली में, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली में हमने कुछ परिवर्तन किए हैं, और परिवर्तन करने के बाद बहुत सरपंचों ने उसका समर्थन भी किया, कुछ सरपंचों ने विरोध भी किया। लेकिन विरोध था ई टेंडरिंग का या कैश लिमिट का। हमने कहा कि ये 2 चीजें छोड़ करके और कोई भी कठिनाइयां हैं उन सबको हल करने के लिए तैयार हैं। पहले तो बाकी चीजों पर आते नहीं थे, लेकिन इस चुनाव के समय में जगह जगह मीटिंग हुई है, उनका ठीक है, 2 विषयों को छोड़ करके बाकी सब कठिनाइयां हमने ले ली हैं उनकी, और उनको बहुत जल्दी आचार संहिता के समाप्त होते ही जो टेक्निकल चीजें हैं, कहीं छोटी मोटी टेंडरिंग के सिस्टम में या कोई रेट्स में, पेमेंट में, ईबी भरने में, एमबी भरने में, तो ये टेक्निकल जो चीजें हैं उसको सबको ठीक कर दिया जाएगा, ये हमने उनको आश्वासन दे दिया है। मोटे रूप से ये विषय थे। हाँ, एक जो वोटिंग परसेंटेज है, तो वोटिंग परसेंटेज जरूर, वो भी मैं समझता हूँ गर्मी एक मुख्य कारण है। पिछले चुनाव की अपेक्षा कुल 4% कम रही है 2019 में, और इसमें अभी 65.1 है शायद, हाँ, और पिछली बार ये 69 पॉइंट समथिंग थी। तो 4% की पूरे प्रदेश में वोटिंग कम रही है। विश्लेषक अलग अलग विश्लेषण करते हैं। एक विश्लेषक तो यहाँ तक कह गए कि ये बीजेपी की फेवर में है, क्योंकि अगर कोई रोष होता है तो रोष में जो पार्टी पावर होते हैं उसके खिलाफ वोट ज्यादा पड़ता है, और ये फेवर में बीजेपी का है। हमको कोई अनुमान नहीं है किसका फेवर है किसका नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कम है तो सबका ही कम है, ज्यादा है तो सबका ही ज्यादा है। इसमें बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है कि कम है तो किसको नुकसान है, ज्यादा तो किसको नुकसान है। इसको इश्यू बहुत बनाया गया है कि कम वोटिंग के कारण से
सब अपने अपने आंकलन करने में लगे हैं। मेरा मत यह है कि कम है तो सबके लिए कम है। जैसे मौसम खराब के कारण से 1-2 दिन प्रचार में कमी आ जाए तो हमारी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं और जी 2 दिन खराब हो गए। मैं कहता हूँ देखो भैया ये खराब सबके हुए, आप चिंता मत करो। इसलिए गर्मी भी है तो सबके लिए बराबर है, तो किसी एक पार्टी के लिए ज्यादा दूसरी पार्टी के लिए कम है ऐसा नहीं है। नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजों का प्रभाव सबके ऊपर बराबर पड़ता है। सर आपने कहा 10 की 10 लोकसभा सीटें और 11 टोटल जो है विधानसभा मिला के, अगर ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो क्या दोष ईवीएम पर आएगा? अच्छा है, जो दोष लगाए उनसे पूछना। हाँ जी, हमने उस समय वर्बली बताया है, उन्होंने नोट किया होगा, लेकिन अब चूंकि पोलिंग ऐसा विषय है बोगस वोटिंग, उसको उसी समय जो रोका जाए तो रोका जाए, और उस समय नहीं रोकी, एक बार वोटिंग हो गई तो उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं। आपके तो बूथ के साथ 4 बूथ की बात की जा रही थी, पन्ना प्रमुख थे, चुनाव बूथ को कैसे मजबूत करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बोगस वोटिंग ऐसा है, कुछ बूथ हमारे प्रभाव के रहते हैं, कुछ बूथ विपक्ष के प्रभाव के भी होते हैं। सबका प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं होता, और खास करके जब किसी बूथ पर वोटिंग समाप्त होने के बाद जो वोट बचते हैं और वहां धींगा मस्ती से 5-10 लोग अगर अंदर घुसते हैं और वहां एक्शन, मानो पुलिस नहीं है, एक्शन नहीं लिया गया, तो वो कुछ ना कुछ मिलीभगत अंदर भी होती है। क्योंकि हम ये कहें कि बिना मिलीभगत को अपने आप कर गए, आखिर बटन दबाने वाला भी दबाता है, वोट डालने वाला भी डालता है, एक एक करके जाएंगे। उस समय या तो दबाव उनके ऊपर होता है। हालांकि आखिरी 1 घंटे में पुलिस बहुत अलर्ट रही है सब जगह, और बहुत जगह रोका भी है। मैंने पहले बताया ना कि इतनी जितनी पहले होती रही है उससे तो कम हुई है, पहले भी होती थी खूब, लेकिन अब चूंकि एक ईवीएम का सिस्टम आ गया, और पहले बैलेट होता था, बैलेट में तो काउंटिंग में भी दिक्कत आती थी, अब ईवीएम में काउंटिंग में दिक्कत नहीं है, बटन दबाया सब सामने आ गया, कर लो भी नोट, तो नोट हो जाता है। मॉक पोलिंग भी होती है। वो भी कह रहा ना, सुविधाएं काफी हुई हैं, फिर भी जितनी चीजें हुई हैं ये ना हो, इसके लिए हम आगे भी कोशिश करेंगे। सर, रिव्यू मीटिंग आपने कल आपने कहा कि रिव्यू मीटिंग के आधार पर आप 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है, तो टिकटें हमने बांटी, इस आधार पर अब जनता चुनाव लड़ रही है। कैसे सर आपने क्या आधार? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है, वो तो जनता ही लड़ती है, चाहे उनका हो चाहे हमारा हो। अंतर पड़ता व्यवस्थाओं को देख करके ध्यान में आता है। मैं स्वयं लगभग 35 बूथों पर उस दिन गया हूँ, करनाल लोकसभा की सभी 9 की 9 विधानसभाओं में, कहीं 2 पर, कहीं 4 पर, कहीं 3 पर जाना तो वहाँ होता है, भी अपने टेबल हैं उनको जरा मिल लिए, एक बार अंदर बूथ में राउंड लगाए। मैंने वहाँ देखा कि उनके मैक्सिमम जगह पर पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। पोलिंग एजेंट उन्होंने पेड रखे हुए थे, और पेड पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो कितना दिन रुकेंगे और क्या ध्यान रखेंगे। एक स्थान पर तो ऐसा अनुभव भी आया, एक पोलिंग एजेंट उनका था कांग्रेस का, अब उन्होंने सवेरे ना तो उनको नाश्ते की व्यवस्था की, ना उनको भोजन की व्यवस्था की, वो चाय का व्यवस्था, भोजन, नाश्ता अब सब करते हैं, तो हम भी कहते हैं भी सारी पोलिंग पार्टी भी और आप भी सब उसमें करो, पार्टी व्यवस्था करती है उसका। तो वहाँ वो भोजन करने के बाद वो कांग्रेस एजेंट कहता है कि हमारे वाला ने तो ना चाय भेजी ना खाना भेजा, अब बीजेपी वाला का खाना खा के वोट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। देखिए, ये जो लोग वहां गए हैं आज की डेट में तो वही बता सकते हैं, मैं तो 4 तारीख को शाम को बता पाऊंगा। बागेश जी मार्जिन है वो कम रहेगा। पिछले बार आप 20 से लेकर 50% तक का मार्जिन आता आपका जीत के ऊपर, तो क्या ये कम मार्जिन, और आप जैसे आप बता रहे हैं कि 2 जगह पे बोगस वोटिंग भी हुआ, तो क्या ये कहीं ऐसा है कि उन 2 जगहों पे बीजेपी को नुकसान होगा अगर मार्जिन कम है, या वहाँ पे हमारी स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। बोगस वोटिंग होना अलग बात है, जन समर्थन का बढ़ना अलग विषय है। जैसे मैंने बताया कि इस बार जातिगत जो बैरियर है, जो पहले जितने सुदृढ़ होते हैं इस बार उतने सुदृढ़ नहीं रहे, सब जातियों ने वोट हमको दिया है, उसमें से वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है। बोगस वोटिंग नहीं होती तो शायद मार्जिन हमारा और ज्यादा बढ़ता। तो बोगस वोटिंग का मैं विषय निकाला, लेकिन ये नहीं कि सारा ही कोई बिल्कुल सब चुरा लिया,
कुछ बूथों पर शिकायत आई है वो आगे ना आए, इसके लिए हमारी चुनाव मशीनरी को भी देखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। अच्छा सर, रोहतक लोकसभा की बात करना, पिछली बार अरविंद शर्मा जी ने काफी कम मार्जिन से चुनाव 7,500। हाँ, तो अब की बार तो दीपेंद्र हुड्डा ने काफी मेहनत किया उस लोकसभा में, क्या लगता है आपको? मेहनत करने में तो कोई कम पिछली बार थोड़ी कम छोड़ी थी, पिछली बार भी कमी नहीं छोड़ी थी। तो इसलिए मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत करना वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ते हैं उनको करना ही चाहिए। उनके मेहनत से नहीं होता है वोट मिलता है जन समर्थन का। तो जनता क्या समझती है इस नाते से, तो जनता के मन में इस बार जो है वो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक बहुत बड़ा विषय चला जाता है। कम से कम 15-20% वोट ऐसा होता है जो पहले नहीं सोचता कहाँ डालना है, वो आखिरी दिन उसका एक नियम होता है कि जीतने वाले को जिताओ, हारने वाले को हराओ। अगर मानो कोई दूसरा जीतता तो फिर 15-20% उधर ही टिल्ट करता हो। हाँ, ये पानी रोक दो अभी एक बार। सर, रिव्यू मीटिंग के आधार पर कौन सी ऐसी सीटें लोकसभा की है जिन पर आपको लगता है कि कड़ा मुकाबला है यहाँ पर? मैंने बताया कि जैसे रोहतक है हमारा मार्जिन कम रहेगा, सिरसा है हमारा मार्जिन कम रहेगा, और बाकी जगह पर कंफर्टेबल मार्जिन है सब जगह, लेकिन इन दो जगह आपने दो जगह ऐसे करने जो बारिश सरसा में और कुरुक्षेत्र में जो एकदम बीजेपी ज्वाइन किया और फिर आपके कैंडिडेट बन गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम नए लोगों को भी लेते हैं और उनको जोड़ते भी हैं, और नए लोग जो आते हैं ऐसा नहीं कि उनका बैकग्राउंड सारे जो आज कांग्रेस में सब खराब होते हैं। विषय होता लीडरशिप का। अगर आज राहुल गांधी के बजाय कांग्रेस का और कोई लीडर होता तो कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अगर आज राहुल गांधी को जब ये प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है, तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की 400 सीटों लेकर के एक भारी मार्जिन से, भारी बहुमत से सरकार बनती है, तो पहला श्रेय तो जाता है नरेंद्र मोदी जी को, और दूसरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। अच्छा सर, आपकी लोकसभा सीट की बात करना चाहूँगा सर, आपकी लोकसभा सीट की बात करना ये पहले आप हाँ एक नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार बनती है तो हरियाणा के लिए क्या प्राथमिकता है वो रहेगी, आपको लगता है? मुझे देखिए, पहली बात होती है जो रनिंग गवर्नमेंट होती है उसकी प्राथमिकताएं को बदलती नहीं है, वो रनिंग गवर्नमेंट पहले से ही अपना तय होता है। फिर हमारा जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में सब एकदम स्पष्ट है कि हमने जो लोगों को, गरीब लोगों को सुविधाएं देनी ज्यादा देनी है। वहाँ कोई एरिया स्पेसिफिक चीजें संकल्प पत्र में नहीं होती हैं। वहाँ पर तो बताया गया कि भी अगर जातियां भी हैं तो मोदी जी ने कहा हमारी 4 जातियां, जातियों में एक गरीब है, एक जाति है, महिला एक जाति है, युवा एक जाति है, किसान एक जाति है। हम इन चारों के लिए, और इन चारों में भी जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि हर वर्ग में चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो व्यवसायिक हो, उसमें भी 3 ग्रुप होते हैं। एक होता लो इनकम ग्रुप, एक होता मीडियम इनकम ग्रुप, एक होता हाई इनकम ग्रुप। तो योजनाएं हमेशा हर वर्ग के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है अंत्योदय की। अंतिम का उदय हो वो हर एक जाति में मिलेगा, वो आपको हर एक वर्ग में मिलेगा, हर एक काम करने वाले मिलेगा। अब किसान है, किसान में एक छोटा किसान है मार्जिनल, आधे एकड़ का, 1 एकड़ का, एक किसान है 10 एकड़ से भी ऊपर है, 20 एकड़ का है, एक किसान है 4 से 5 एकड़ का है, एक एरिया बिल्कुल सूखा है, बंजर है, मानो भिवानी जिला है, बॉर्डर का हमारा राजस्थान महेंद्रगढ़ जिला है। तो ये बॉर्डर के जिलों में ज्यादा जमीन होने के बाद भी उनके यहाँ इनकम नहीं है, और एक जिले ऐसे हैं जहाँ अच्छी फसल भी अच्छी होती है, पानी भी बहुत है, भूमि उपजाऊ है, वहाँ कम जमीन में भी ज्यादा वो होता है। तो ऐसे योजनाएं बनाते समय इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। और स्टेट के अनुसार भी, जैसे अभी सारे देश में बीपीएल की लिमिट है 1,20,000 आज भी, लेकिन हमारे यहाँ 1,20,000 में हमारी संख्या ही बहुत आती है, कम आती है। कुल मिलाकर के 1/4 भी नहीं है, 25% भी नहीं है, उससे भी कम है। हमने उसको फिर बढ़ा करके 1,80 किया ताकि कुछ और उसमें कवर हो जाए, उससे हमारी संख्या डबल हो गई। तो एरिया वाइज भी होता है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ 1,20 में भी इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि उनको सब फैसिलिटी दे नहीं सकते, गरीबी बहुत है। हरियाणा फिर भी कंपैरेटिवली वी आर वेल ऑफ। आपके पास अब कितने विधायक रहेंगे पार्टी आपके सामने? देखिए, सरकार बहुमत में है, बता रहा हूं। पहली बात तो ये नोट करो, सरकार बहुमत में है। दूसरा, 41 हमारे विधायक हो जाएंगे 4 जून को, आज 40 है, लेकिन 40 ही रह जाएंगे क्योंकि एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाएगा सोनीपत के, तो 40 ही रह जाएंगे।
एक जीतेंगे एक को, लेकिन वो रिजाइन तो 15 दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हो तो जाएंगे 41, लेकिन बाद में 15 दिन में कभी रिजाइन करना होगा तो करेंगे। इसलिए 15 दिन तक तो 41 है और 15 दिन के बाद वो 40 हो जाएंगे। फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो मैंने आपको बताई कि भी एक हमारे राकेश दौलताबाद चले गए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। मेरी 3 दिन पहले बात हुई, नहीं 3 दिन पहले बात हुई। उनका मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हो सकता आगे भी मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँ। मैं आज उसके जाने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भाजपा ज्वाइन पहले कराओ। कुछ ऐसे भी थे इनका कि हमें भाजपा ज्वाइन कराओ तो हम आज ही आ जाते हैं। हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन पार्टी है, केंद्र के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तब जाके होता है। नैनपाल रावत हमारे साथ पक्के हैं, कांडा हमारे साथ पक्के हैं। हो आज तो है ना, अभी तो स्थिति आज की है। अब टिकट तो 4 महीने बाद का विषय आएगा, उस 4 महीने बाद क्या होगा क्या नहीं होगा समय देखेंगे। और टिकट हम कोई ऐसा थोड़ी कि देंगे कि नहीं देंगे, कोई फाइनल थोड़ा कि नहीं देंगे, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। आज हमारे निर्णय नहीं, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे ही 2 आदमी जेजेपी के एकदम पक्के हैं हमारे पास। कौन? जुगराम सिहाग और रामनिवास, ये बाकायदा नाम लेके बता रहा हूं मैं, जिन्होंने हमारे मंचों पर जाकर के सारा काम लोकसभा में किया है। तो 41 और 2 43 और 2 45, नहीं कोई कमी नहीं, इसलिए कमी है कि एक ने तो रिजाइन कर दिया 89, एक डेथ हो गई 88, तो 88 में 45 हैं तो है ना, इसलिए मेजोरिटी तो हो गई। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड मानस में हैं, उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो ही बताएंगे लोग। नहीं कांग्रेस में नहीं है, ना इधर है ना उधर। इसलिए सरकार एकदम पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं ये अच्छा विषय है। इसलिए जरूरी इसलिए है कि अब इसमें पहली बात तो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार करें कि नहीं करेंगे। नियम सामान्यतः ये होता है कि कोई भी सदन विश्वास मत ले लेता है तो 6 महीने में नो कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक दूसरा, जिस आधार पर उन्होंने शोर किया है, अगर वो इतने मजबूत होते तो कांग्रेस वाले अपने 30 विधायकों के साइन करा के और नेता प्रतिपक्ष के नाम से पत्र जाना चाहिए गवर्नर को। गवर्नर को पत्र उनका एक ऑफिस का एक इंचार्ज वो भेज रहा, किसी एमएलए के साइन नहीं है। आखिर गंभीर तो बने ना। और ऐसे ही अगर वो इससे 30 के साइन करा के भेजेंगे, फिर गवर्नर अगले स्टेप लेंगे कि जेजेपी वाले 10 लोग वो भी साइन करके भेजो, कहीं निकट तो पहुंचेंगे। इंडिपेंडेंट की बात तो बाद में आएगी, इसलिए वो कहीं भी निकट नहीं पहुंचते हैं। जब निकट नहीं पहुंचते हैं तो शोषा चलाने के लिए कुछ भी छेड़ दो। तो शोषा छिड़ा, उस शोषे को पंचर हो गया, टाइम फिस हो गई, करें जो कुछ करना। एक चुनाव से अलग क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि मीडिया को आजादी होनी चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार ने जी न्यूज को ब्लैक आउट कर दिया पंजाब के अंदर, खबर ना दिखाई। ये कांग्रेस के चचेरे भाई बन गए हैं ना, क्योंकि आखिर कांग्रेस ने 1975 में क्या किया था, ये किया था। अब इनको लगता है कि शायद वही रास्ता अपना लें, तो वो रास्ता अपनाएंगे तो ये कहीं का नहीं रहेंगे। मीडिया स्वतंत्र रहना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर मीडिया से अपील करता हूं कि मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए। मीडिया सत्य दिखाए, पक्ष की बात है पक्ष की करे, विपक्ष की बात है विपक्ष की करे, और जो किसी ने कहा वो करे। अपना मत अपने लेखों के माध्यम से, अपने संपादकीय के माध्यम से, मीडिया को अपनी बात कहने के अधिकार हैं। वो कोई संपादकीय लेख लिखें, लेकिन किसी और के मुंह में डाली हुई बात को वो ना लिखें। जो कुछ कोई कहता वो लिखें, और किसी एक तरफ टिल्ट भी ना हो। जो कहा है ठीक है, हमें पता है कि विपक्ष के लोग हमारी आलोचना करेंगे, हम विपक्ष के करेंगे। निर्णय मीडिया ने भी नहीं करना, निर्णय जनता ने करना। कुछ आप पूछ रहे थे? कि जो परिवार पहचान पत्र है उसमें जो करेक्शन होना था वो पिछले 6 महीने से बंद है, लोग बड़े परेशान। ऐसा कि परिवार पहचान पत्र अपने आप में एक यूनिक और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, किसी प्रदेश में लागू नहीं है, किसी देश में लागू नहीं है। उसमें कुछ जो छोटी मोटी ऐसी शिकायतें हैं, शिकायतों के कई आधार हैं। एक आधार तो है कि कहीं जेन्युइन गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे। एक आधार ऐसा है कि किसी तरीके से इनकम कम करा लो, 4 सुविधाएं ज्यादा ले लो, तो उसमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो वेरिफिकेशन में बहुत चीजें गलत निकलती हैं। एक आधार ये है कि 5 लोगों का परिवार है, अब चूंकि 5 लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा होना है, क्यों ना ऐसा करें, इसके 2 बना लें, तो 5 लाख उस परिवार को मिल जाए, 5 उसको मिल जाए। या इनकम का जो पार्ट है वो एक साइड में पूरा कर दो,
दूसरी साइड में कम कर लो। अब दोनों परिवार हैं, मानो 2 लाख पर खड़े, पूरा परिवार 2 लाख पर खड़ा है, और 2 परिवार बना के एक को 3 लाख पर ले जाओ, एक को 1.5 लाख पर ले जाओ, तो 1.5 वाले को तो कम से कम फायदा मिल जाए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंटरनली ध्यान में आ रही हैं। इसका रास्ता क्या निकलेगा अभी चुनाव के बाद हम लोग अपील जरूर करेंगे कि जो है वो सत्य है वो बताओ, जो सत्य ना जेन्युइन कोई है, हमने उसको ठीक किया। आज भी कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख चीजें जो त्रुटियां हैं उसको वेरीफाई करके ठीक किया है। अब इस समय आज की डेट में लगभग 47,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको डिसाइड करना बाकी है। देखिए, कोर्ट से अगर बरी हुए तो मुझे तो इसमें कुछ कहना नहीं है, और कानून अपना काम करता है, कानून ने अपना काम किया है। अगर वो कहीं उनको दोषी ठहराया था तो दोषी ठहराया था, आज बरी किया तो बरी है। आगे क्या प्रक्रिया और होगी, या तो कोर्ट बताएगा या वो बताएंगे या फिर पब्लिक में से कोई आदमी बताएगा। एक दिन पहले आपको समर्थन भी दिया था सिरसा में। देखिए, वो संस्थाएं जो होती हैं अपने अपने तरीके से सब करती हैं, यानी सारे वोट कोई पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में होता है ऐसा नहीं है। वोटर्स पर सामाजिक संस्थाओं का भी प्रभाव होता है। मैं तो कहता हूँ बहुत से की वोटर्स होते हैं, की वोटर्स भी ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में, किसी के हाथ में 50 वोट, किसी हाथ में 100 वोट, ये होते हैं। उदाहरण के लिए एक नाई भी जो है ना, काम तो बाल काटने का करता है, लेकिन उसके हाथ में भी की वोटर कितने होते हैं, वो अपने ग्राहकों को काम भी करता है। देखिए, विपक्ष ने भले उठाए हों, लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और मैं आपको आंकड़ों सहित बता देता हूं। अगर आप में से कुछ लोग मेरी बात का जवाब दे देंगे तो आपको अपना पता लग जाएगा, तो मैं बताऊंगा। एक विषय होता है डीए। डीए की फुल फॉर्म क्या है? डे नेशनल अलाउंस, और इसका सीधा संबंध महंगाई पर साथ होता है। ये कोई सरकार तय नहीं करती डीए कितना, ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, वो तय करता है कि डीए कितना है, ताकि फिर सरकार जो है एम्प्लॉइज को डीए की किस्त रिलीज करती है। 2006 में, अच्छा, ये हर 10 साल के बाद 0 से शुरू होता है, और 10वें साल उसका परसेंटेज तय होता है कि इस 10 साल में इतनी महंगाई हुई। हर जो 6, 16, 26 इस प्रकार से आता है। 2006 में जो उस समय कांग्रेस का शासन आ चुका था, उस समय 0% जो डीए था। 2016 यानी 31 दिसंबर 2015 कितना डीए था, कोई बता सकता है? और नहीं तो गूगल निकाल लो, अभी देख लो। नहीं, उसमें 15 तक तो पूरा था ना, वो तो 16 में फिर 0 हुआ। जुलाई 15 का नहीं, 150 नहीं था, 150 से कम था। अगर इसको एग्जैक्ट पता हो तो बताओ। निकालो निकालो, मैं चाहता हूं निकालो कि जुलाई 2015 डीए रेट क्या था। क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी हम तो तय नहीं करते, प्राइस कमीशन तय करता है। आप विपक्ष में होते तो ये तर्क देते? हाँ, ये वाला यार महंगाई कोई इशू नहीं। नहीं, मैं तर्क यही देता, सरकारी आंकड़ों पर देता, केवल कहने से थोड़ी होता। उस वक्त की सरकार पर मतलब आरोप तो नहीं लगाते कि महंगाई हो रही? नहीं, उसमें महंगाई थी ना, वही तो मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि 2006 से 2016, और मैं बताता हूँ, आप निकालते रहना, 125% लास्ट है ना, 125। हाँ, लास्ट जुलाई 2015 में ये घोषित आंकड़ा है कि हर एम्प्लॉय को अपना जो स्केल है उसमें 125% और जोड़ करके सैलरी मिलती रही है महंगाई के कारण से। 2016 में 1 जनवरी फिर 0 हो गया, और 0 होने के बाद फिर वो हर साल बढ़ता है। आज 2024, अब इस बार कितना, अभी 24 तक कितना पहुंच गया ये बताओ? 50 हो गया। 8 साल में 50% हुआ। 2 साल का अनुमान लगा लो कितना और हो सकता है। अगर 8 साल में 50 हुआ तो 2% में 6 दूनी 12%, कितना हो जाएगा? 50 10 60, और 2-3% फालतू लगा लो, 63, नहीं 64 नहीं, 62-63 लगाओ। मैं 62-63 इसलिए कह रहा हूं कि कहाँ 125, कहाँ 62-63, कितना हुआ महंगाई? तो उस समय कितना बढ़ता था? मैं वही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ कि उस समय 10-12% बढ़ता था हर साल,
इस समय 4 से 5% बढ़ रहा है। और ये विश्वव्यापी एक फैक्टर है कि 3-4% इन्फ्लेशन सारी दुनिया में, अमेरिका में भी होता है, रशिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, हर देश में। और ये इन्फ्लेशन एक प्रकार से इतना 3-4% ये हमारे प्रोग्रेस में होना ही चाहिए। अगर कहीं 0% इन्फ्लेशन रह गया तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी। 3-4% बढ़ता है उसी हिसाब से, क्योंकि सैलरी भी बढ़ती है। अगर 0 नहीं, मैं स्टेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री था, एक अभी आधा सवाल हुआ, आधा जवाब हुआ उनका। अगली बात आपने दूसरा कहा, महंगाई के साथ रोजगार, बेरोजगारी, इसको खत्म करने में पहली बात तो सारा रोजगार सरकार अपने डिपार्टमेंट्स में नहीं देती है, बहुत कम परसेंटेज होता है। हमने पिछले 8.5 साल, तो 10वां साल चल रहा है समझो, इस समय तक 1,30,000 नौकरियां तो दी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और शायद 10 से 12 होंगी, हाँ तो 10 से 12 होंगी HPSC में, तो 140 कुल हो गई। और यही फिगर कांग्रेस के टाइम पर 86,000 थी। जो हमारी 1,46,000 नौकरियां हमने 9.5 साल में या 9.25 साल में दी है, हो सकता है इन 4 महीने में कुछ और रिजल्ट बाकी बचे हुए 5-10 हजार वो भी हो जाएंगे, तो हमारा ये 150 तक पहुंच जाएगा। उनका 86,000 था। तो पहली बात तो सरकारी, हमारी जिम्मेदारी सरकारी नौकरी की होती है। दूसरा, उस समय नौकरियां बिकती थी, आज नौकरी का मैं हाथ उठवा के पूछता हूँ, भाई किसी का कोई एक पैसा लगाओ तो बताओ, कि नहीं लगा जी। एक एक गांव में 20, 30, 50, 40, और ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का। हालांकि नेशनल इश्यूज हैं, लेकिन जनता इसको अपने आप उठाती है कि भी सरकार में ईमानदारी जरूर है, ईमानदारी है। इस सरकार में बाकी चीजों का लाभ हमको हुआ है, घर बैठे डोर डिलीवरी। ये तो आरोप हमारे ऊपर क्या लगाते थे कि सेक्रेटेरिएट में 4th फ्लोर पर अब भीड़ नहीं दिखती, CM के घर जाओ तो वहां भीड़ नहीं दिखती। भीड़ दिखना ये पॉपुलैरिटी नहीं होती है, भीड़ दिखना ये लोगों की समस्याओं का द्योतक है, उनके कष्टों का द्योतक है। एक आदमी छोटे से काम कराने के लिए 3 दिन 4 दिन चंडीगढ़ पड़ा रहता है, इनकी कोठियों पर पड़ा रहता था, या होटलों में जाता था, या पैसे खर्च करता था। कमीशन एजेंट वो सारे के सारे इनसे टैक्सियां करा के ले जाते थे, उसमें तेल डलवाते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, साथ में पीने की भी करते थे, सारी व्यवस्था हमसे कराते थे। वो वही बताते हैं हमको। आज बेरोजगारी में जब वो करते हैं, तो बेरोजगारी में सबसे ज्यादा पीड़ा किसको है? जो इनके जो दलाल है ना, कमीशन एजेंट है, वो बेरोजगार हो गए, और वही कान में डाल डाल के जी बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। हम कहते हैं रोजगार पकड़ो, रोजगार में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, स्किलिंग में जाओ, कुछ करना सीखो। ये करने का काम नहीं है कि पटाला और कमीशन से कुछ पैसा दलाल के अपना क्लर्क के उसमें डाला, कुछ सप्लीमेंट में डाला, कुछ बाबू के हाथ में डाला, और उससे कुछ अपनी जेब में डाला, हो गया रोजगार। ये रोजगार किसी को नहीं करने देंगे, इसीलिए बेरोजगारी है। एक आखिरी क्वेश्चन गौरव जी, प्रचार के दौरान जो इलेक्शन में हमारे जो सांसद थे, जिनको फिर रिपीटेटिव टिकट मिली थी, उनको विरोध का सामना करना पड़ा था गाँवों में, इलाकों में, और लोगों का ये था कि हमारे सांसद 5-10 साल हो गए, हमें कभी टिकट और प्रचार के दौरान आए। और जैसे आपने दावा किया कि 10 की 10 सीटें जीत जाएंगे, तो उनमें से कुछ रिपीटेटिव सांसद भी कुछ हैट्रिक भी लगाएंगे, तो वो दोबारा लोगों के साथ उनको दोबारा विरोध का सामना ना करना पड़े। तो पार्टी इसको लेकर के क्या कुछ नई रणनीति तैयार होगी? देखिए, वैसे पार्टी के अध्यक्ष जो होंगे वो ज्यादा अच्छी तरह उत्तर देंगे। आज संयोग से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रणनीति बनाएंगे। फिर भी सहायक की भूमिका में, सहयोगी की भूमिका में, सलाह देने की भूमिका में रहूंगा। आपकी बात को जरूर ध्यान रखेंगे। इतना जरूर बता सकता हूं कि लोकसभा का जो सदस्य है, विधायक, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। लोकसभा के सदस्य का एरिया बहुत होता है, उसको 150 से 200 दिन दिल्ली रहना पड़ता है। उसके पास मात्र 100-150 दिन ऐसा होता है जो अपने कामों में भी और फील्ड के कामों में मिलता है। विधायक को चंडीगढ़ रहने का काम होता है सेशन में 20 दिन 22 दिन, और बाकी हर सप्ताह मानो 1 दिन 2 दिन वो अपनी मीटिंग्स में जाता है, तो 50 से लेकर 100 दिन वो, तो कुल मिलाकर के ये 150 दिन व्यस्त रहता है, और वो 200-225 दिन व्यस्त रहता है। उसका एरिया 9 गुना है, इसका एरिया सिंपल 1 गुना है। तो विधायक और सांसद में अंतर बहुत होता है। फिर लोग जो हैं स्वाभाविक रूप से जिनको पता नहीं होता भी सांसद का काम क्या है, विधायक का क्या है, सरपंच और म्यूनिसिपैलिटी वालों का क्या है, हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के सब लोग जो हर जगह जाते हैं, उनका तकलीफ है, जाएंगे।
हम लोग उसमें ज्यादा लोगों की तकलीफ कैसे हल कराएं, इसके लिए मैकेनिज्म अपना पहले से भी है पार्टी का, और मजबूत करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन नेशनल आपने कैसे तय कर दिया लास्ट? जवाहर जी ने कहा ना लास्ट क्वेश्चन, अरे आप कितने सवाल पूछ सकते हो, आप शुरू करो। सर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को इस बार लोकसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 2% वोट उनका आया। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार यदि 2 बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 6% वोट अगर नहीं मिलते हैं तो पार्टी सिंबल छीन सकता है। इस बार आप कैसे देखते हैं, और साथ में जेजेपी का भी अगर हम जिक्र कर लें, क्योंकि जेजेपी का भी कितना परसेंटेज वोट आप देखते हैं इस बार चुनाव में? देखिए, पहली बात तो कि उन पार्टियों का रिव्यू मैंने नहीं कराया है, ना किया है, ना मेरा अधिकार है, मैं क्यों करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी इंडियन नेशनल लोकदल ने कि हम इस बार प्रयत्न हमारा ये है कि हमारे वोट 6% से बढ़ जाएं ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन कायम रहे। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है, तो इसलिए वो अपना प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ 6% पर वो बने रहें। सीट को जीत रहे हैं ऐसा तो ना उन्होंने क्लेम किया और ना ही हमको लगता, ना मुझे लगता कि आपको लगता है। ऐसा कोई विषय नहीं होता कि भी किसी खड़े होने से लाभ हो या हानि हो। एक समीकरण बनते हैं, उन समीकरणों में अपने अपने समीकरण सब वोट लेते हैं। एक लास्ट सवाल ये कि सर हुड्डा साहब आपको लेकर बयानबाजी करते रहते हैं और आप भी हुड्डा साहब के ऊपर पलटवार करते रहते हैं, लेकिन आपकी लोकसभा सीट पर दिव्यांशु बुद्धि राजा को उम्मीदवार के तौर पर जब उतारा गया तो तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल थे उनका ये कहना था कि हुड्डा और खट्टर साहब के बीच में गुप्त डील हुई है। ये क्या डील है? अच्छा है कि हुड्डा साहब से पूछ लो आप वो बताएंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं मैंने डील के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने कोई बढ़ाने की कोशिश की हो और आगे के लिए कुछ उनके मन में हो कि चलो ऐसा खड़ा कर दो। पहली बात तो यह है कि वहाँ उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, कई लोगों पर कोई खड़ा होने के लिए आया ही नहीं। हाँ, ये नौजवान थे, इन्होंने हिम्मत की, चलो भाई ठीक है, इस बार हिम्मत करके एक पहला चुनाव लड़ने का अनुभव कर लें तो बढ़ जाए। लेकिन इनके चुनाव में भी किसी प्रकार को कोई दम दिखा नहीं था, इतना ही था कि चुनाव उनको लड़ना था और हमने तो ये था कि भी अपना चुनाव लड़ना है, बाकी सब लड़ना है, तो जितना चुनाव जिस ढंग से लड़ना चाहिए हमने पूरे ढंग से लड़ा। मैंने 16 रोड शो किए हैं गाँव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें 211 गाँव के अंदर प्रत्यक्ष मेरा जाना हुआ। हर गांव में 2-3 गांव के लोग होते थे, उस हिसाब से 350 के आसपास गांव मेरे खुद के कवर हुए। बाकी हमारी टीम ने किए, हमारे विधायक हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने किए। कोई गांव हमने 567 शायद पंचायतें हैं और ऐसे ही सब नगरों के जो वार्ड्स हैं वो भी कोई 150 वार्ड्स हैं। तो ऐसे कुल मिला के 700-750 इकाइयाँ कोई छोड़ा नहीं है। संयोग से एक विधानसभा ऐसी भी है जहाँ मुख्यमंत्री ने पूरा समय लगाया क्योंकि बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस विधानसभा में मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले से विधायक वहाँ रहा हूँ 2 बार। मुख्यमंत्री के नाते भी वहाँ के लोगों का एक संबंध था। केवल कार्यकर्ताओं की बैठक की थी तो कार्यकर्ताओं ने भी कह दिया था कि ठीक है, आपके आने की आवश्यकता नहीं है, बाकी 8 विधानसभा में। लोकसभा चुनाव में 1 साल बाद उन्होंने कहा दिसंबर पिछले में कि ठीक है, आप अपनी बात पर पक्के हो। मैंने कहा पक्का हूँ कि ठीक है, फिर किसको बढ़ाना जरा आप भी विचार करो, हम भी करते हैं। तो हमें तो जब ये हुआ कि हाँ भाई ये हमारे नए मुख्यमंत्री होने चाहिए, हमने तो अगले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। उसी दिन उसी समय उन्होंने कह दिया, क्या था कि एक वाक्य आप लोगों को पता लगा कि नहीं लगा, उन्होंने कहा कि दरी वाली बात और वो मोटरसाइकिल वाली स्कूटर वाली बात सुना के कि भी आज मनोहर लाल और मैं हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। अब उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि नायब सिंह सैनी मेरे साथ बैठे थे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते, तो भविष्य तो वो थे तो वो संकेत उस समय कर गए थे और मुझे उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, अब जो कुछ प्रक्रिया उसको अपना सेट करो। हमने 11 को ही रात को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और 12 को गवर्नर साहब के पास मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। 12 को ही विधायक दल की बैठक बुलाई, उसी में नया नेता का चुनाव कर दिया। फिर जाकर के उनको सभी विधायक जाके बताए और ओथ कराओ। तो गवर्नर साहब ने कहा कि कब करानी? मैंने कहा आज ही करानी है। इतना जल्दी क्यों है? मैंने कहा जितना जल्दी राज तो पूरा हो जाए। मैंने कहा ठीक है, शाम को करा लेते हैं। और 13 को ही फिर हमने सेशन बुलाया 24 घंटे के अंदर ही। उस सेशन में कॉन्फ्रेंस मोशन हुआ और कॉन्फ्रेंस मोशन के बाद सबको लगा कि धन्यवाद हो गया, अब खत्म होगा सेशन। मैंने स्पीकर साहब का नहीं, 5 मिनट मुझे भी जरा सदन का धन्यवाद करना है।
तो 5 मिनट में सदन का धन्यवाद किया और आखिर में मैंने ये कहा कि भाई एक विधानसभा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री को चाहिए, इसलिए मैं करनाल विधानसभा से सेवा देता हूँ। इतना स्मूथ कभी किसी पार्टी में देखा पूरे देश भर में। तो ये संतुष्टि असंतुष्टि ये अपने अपने तरीके की होती है, सबको सब नहीं होते। आप लोगों में भी इतने सारे लोग हैं, इतने राव साहब ने मानेसर में ये कहा कि हमने बार-बार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, लेकिन हमारी चिट्ठी को फाड़ दिया गया। गुड़गांव के लोगों किसानों की बात नहीं सुनी की सरकार ने। देखिए, ये विषय पार्टी के अंदर का है। उन्होंने जितना लिखा गया उनमें पूरा काम भी किया। वो कासण के किसानों का विषय था, कासण के किसानों को हमने पॉलिसी बना दी बढ़िया, और बढ़िया बना के नोटिफाई कर दिया है। बहुत लोगों ने मुआवजा उठा लिया है। अब अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ लोगों का थोड़ा सा एक फिक्स रहे, सहानुभूति सब करते ही हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए करता हूँ, अपने क्षेत्र के लिए करते हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो सब करते हैं, वो हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री ने जब प्रेस वार्ता की तो अपने साथी राकेश गुप्ता जी को श्रद्धांजलि दी थी। यहाँ आने से पहले माननीय मनोहर जी राकेश गुप्ता जी के परिवार से मिले, उनके पिताजी से मिले, उनके दोनों बेटों से मिले, उनकी माताजी से, उनकी पत्नी से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद यहाँ पर आए थे। मेरे मीडिया के यहाँ के गुरुग्राम के इंचार्ज विजेंद्र जी, सह मीडिया प्रमुख राकेश राणा जी और बाकी जितने साथी नजर आ रहे हैं, जयवीर जी है, लक्ष्मी नारायण जी है, नागर साहब है, हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष सुंदरी जी है, इन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, सभी भोजन करने के पश्चात यहाँ से जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड फ्लोर पे सभी नीचे मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर।